हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए यूथ बुक के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने आपको 2 सेट करवा दिया है। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करवाने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना जरूर भूलिएगा मत, क्योंकि आपको जो वीडियो अपलोड होगी तो डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आज के परिदृश्य में मनुष्य की अभिवृत्ति में हुए किस परिवर्तन ने अजैव निम्नकर्मी अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट के थैलों का उपयोग। आज के परिदृश्य में मनुष्य की अभिवृत्ति में हुए जूट के थैलों का उपयोग अजैव निम्नकर्मी अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में क्या की है? सहायता की है। दोस्तों, आज के परिदृश्य में मनुष्य की अभिवृत्ति में जूट के थैलों के उपयोग ने अजैव निम्नकर्मी अपशिष्ट के उत्पाद को कुछ हद तक कम करने में क्या की है? सहायता की है। ये वे पदार्थ है जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित नहीं होते, जैसे कांच, प्लास्टिक, डीडीटी, पॉलीथीन, ये सभी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रभावित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? दोस्तों, विद्युत मोटर का कौन सा भाग है जो उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो इसे हम बोलते हैं विभक्त वलय। विभक्त वलय जो होता है, ये प्रभावित धारा के प्रवाह की दिशा को क्या कर देता है? उलट देता है। किसमें? विद्युत मोटर में। दोस्तों, विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यह विद्युत जनरेटर का उल्टा काम करती है, जो यांत्रिक ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, तथा विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। यह विद्युत मोटर में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने में क्या देता है? सहायता देता है। कौन सा? विभक्त वलय। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। दोस्तों, बिजली उत्पादन में जनरेटर वह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। अर्थात इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से डैश हो सकता है। दोस्तों, पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या हो सकता है? तो त्वचा का कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? त्वचा का कैंसर हो सकता है। पृथ्वी के समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है, ये सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के अधिकांश भाग को अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन? ओजोन परत। पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से त्वचा का कैंसर हो सकता है। कौन सा कैंसर हो सकता है? त्वचा का कैंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को जो है क्या कहा जाता है? तो नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेस्टेड फंक्शन। कंप्यूटर में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होता है? दोस्तों, एमएस वर्ड में यदि माउस को 3 बार क्लिक करते हैं तो क्या करता है? ये टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का क्या करता है? चयन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का क्या होता है? चयन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य का सुरक्षित तरीका होता है। दोस्तों, कार्य करने का सुरक्षित तरीका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका जो है, ये कार्य का सुरक्षित तरीका होता है। यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे हम प्रभावी तरीके से कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, तो हम कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं? सुरक्षित कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कार्य का सुरक्षित तरीका कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका होना चाहिए, जिससे कार्य को अधिक दक्षता से और बिना दुर्घटना के किया जा सके। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के लिए निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? मनुष्य के लिए दोस्तों
प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है हमारा सूर्य। सूर्य जो है ये प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य प्रकृति में प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जिसके द्वारा पृथ्वी के समस्त जीवों हेतु भोज्य पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन का परिणाम है। किसका? नाभिकीय संलयन का। और इसका तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। दोस्तों पहाड़ से यदि कोई पिंड गिर रहा है तो उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा, दोनों ही ऊर्जा होगी पहाड़ से गिर रहे किसी भी पिंड में। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है तो वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। और जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु अथवा पहाड़ से गिरते हुए किसी भी पिंड में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है? दोस्तों हमको यहाँ पे जो वेग है ये बढ़ाकर कितना किया जा रहा है? 2v किया जा रहा है। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा कितना दिया है हमको? e के दिया है। तो गतिज ऊर्जा e के बराबर क्या होता है दोस्तों? e के बराबर होता है 1/2 mv²। क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। पहले वेग v था, अब वेग को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, मतलब 2v कर दिया गया। तो हमारी अब ऊर्जा क्या हो जाएगी? e बराबर हो जाएगी 1/2 m इंटू 2v का स्क्वायर, मतलब 2v का स्क्वायर मतलब 4v²। ये हो जाएगा। तो दोस्तों e बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे e बराबर हो जाएगा हमारा, e बराबर क्या हो जाएगा? e बराबर हो जाएगा 1/2 mv इंटू 4 के, ये हो जाएगा। और 1/2 mv² बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 mv² बराबर क्या है? e के है। तो क्या हो जाएगा? e बराबर हो जाएगा 4e के। तो जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। तो 4e के, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो तथा शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के नीचे स्थित हो तो बिंदु इनमें से किस चतुर्थांश में होगा? दोस्तों यदि अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो, ये हमारी संदर्भ रेखा है, अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर स्थित हो और शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के नीचे, मतलब फ्रंट व्यू हमारा कहाँ हो? ऊपर की ओर हो और टॉप व्यू हमारा नीचे की ओर हो, तो बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? तो दोस्तों हम जानते हैं जब वस्तु प्रथम चतुर्थांश में होती है तो हमारा फ्रंट व्यू XY रेखा के ऊपर बनता है और टॉप व्यू कहाँ बनता है? XY रेखा मतलब संदर्भ रेखा के नीचे बनता है। देखिए दोस्तों ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, यहाँ एक रेखा रखी हुई है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम फ्रंट व्यू से तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये बनेगा हमारा यहाँ पे। ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू से तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा। अब दोस्तों जब प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारा टॉप व्यू कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और फ्रंट व्यू तो हमारा ऊपर ही रहेगा, फ्रंट व्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? जो फ्रंट व्यू बनता है वो संदर्भ रेखा के ऊपर बनता है और टॉप व्यू कहाँ बनता है? संदर्भ रेखा के नीचे बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी बिंदु का अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर तथा शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के नीचे हो तो वह बिंदु कहाँ होगा? प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। यदि बिंदु का सम्मुख दृश्य संदर्भ रेखा के नीचे तथा शीर्ष दृश्य संदर्भ रेखा के ऊपर प्राप्त हो तो वह बिंदु कहाँ होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखा चित्र में दर्शाए गए त्रिभुज का प्रकार है। दोस्तों ये जो त्रिभुज है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पे सभी कोणों का मान अलग अलग है ना, अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज। चित्र में दिखाया गया त्रिभुज एक विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न तथा भुजाओं के अंतःकोण भी कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ये जो लंबाई होती है दोस्तों ये तीनों भिन्न भिन्न होती है और ये अंतःकोण होते हैं ये भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं विषम बाहु त्रिभुज में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है जहां V बराबर विभवांतर, I चालक से होकर प्रभावित होने वाली धारा और R प्रतिरोध है? तो ओम का नियम क्या बोलता है? V बराबर I R।
यही होता है V बराबर आई आर। अब देखिए V बराबर आई आर कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं। अब बोल रहा है I बराबर आर स्क्वेयर तो हो नहीं सकता, ठीक है। I बराबर आर अपान वी, तो दोस्तों I बराबर अगर हम करते हैं यहाँ पे, अगर I बराबर करते हैं तो ये V अपॉन आर हो जाएगा, V अपॉन आर होगा, तो C तो हो नहीं सकता। V बराबर I बराबर V अपॉन आर, ठीक है, I बराबर V अपॉन आर होगा क्या? हाँ, हमने अभी दिखा ना V अपॉन आर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। V बराबर I अपॉन आर होता है क्या? नहीं, V बराबर आई आर होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ओम के नियम का गणितीय रूप होता है V बराबर आई आर, अथवा I बराबर V अपॉन आर। यहाँ I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है और V क्या है? विभवांतर है। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर का यांत्रिक लाभ 0.8 है। यदि भार 40 न्यूटन है तो प्रयास ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है भार बट्टे प्रयास। क्या होता है? भार बट्टे प्रयास होता है, या फिर क्या होता है? प्रयास भुजा बट्टे भार भुजा। लेकिन यहाँ पे हमको भुजा दी गई है क्या? नहीं, हमें तो भार और प्रयास दिया गया है, प्रयास भुजा बट्टे भार भुजा। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे भार बट्टे प्रयास का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज बराबर? तो ये हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज का मान दिया 0.8 बराबर भार कितना दिया है? 40 न्यूटन दिया गया है और प्रयास हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा दोस्तों, जब प्रयास इधर आएगा तो 40 बट्टे 0.8, 0.8 पॉइंट हटेगा तो 0 लग जाएगा। 8 से जब इसको काटेंगे तो 50 बार में जाएगा, तो जो हमारा प्रयास होगा वो कितना होगा? 50 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। दोस्तों यदि बल और विस्थापन के बीच कोण यदि 180 डिग्री होता है ना, तो किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। दोस्तों यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री पर है तो किया गया कार्य क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस 90 रखेंगे मतलब 0 जूल होगा। ठीक है, मतलब कोई कार्य नहीं किया गया। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य होगा ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक होगा, मतलब cos 180 डिग्री बराबर -1। तो दोस्तों यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों यहाँ तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध एक V वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पीयर है तो विभवांतर होगा। दोस्तों यहाँ पे हमको जो है 2 ओम, 3 ओम और 5 प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध दिए गए हैं जो एक V वोल्टेज वाली बैटरी के साथ कैसे संयोजित है? श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पीयर है तो V हमको बताना है वोल्टेज क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में Rn बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है। तो कुल प्रतिरोध हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 5 5 10, तो प्रतिरोध कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 10 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, 10 ओम का प्रतिरोध है। दोस्तों जब भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध जो होते हैं, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उसमें धारा का मान क्या होता है? हमेशा समान होता है। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पीयर है तो सभी प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा? समान ही होगा। ठीक है, तो अतः प्रवाहित परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? यहाँ पे धारा हमारी आई हो जाएगी 4 एम्पीयर, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? हमेशा समान होता है। वोल्टेज भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब हमको वोल्टेज निकालना है दोस्तों, तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है आई आर के। V हमको निकालना है, I का मान 4 है और R कितना है हमारा? टोटल हमने निकाले 10 ओम, तो V कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 40 वोल्ट निकल के आ जाएगा। कितना? 40 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना कैसे हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वृत्ताकार तल अपने क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री के कोण पर अवनत है तथा ऊर्ध्वाधर तल के साथ 60 डिग्री के कोण पर अवनत है, तो इसका पार्श्व अवलोकन किसके समान होगा?
मतलब साइड जो व्यू होगा वो किसके समान होगा दोस्तों? यदि एक वृत्ताकार तल अपने क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण पर होता है, अवनत होता है मतलब झुका होता है, और ऊर्ध्वाधर तल के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका होता है, तो इसका साइड व्यू जो होता है ना, ये हमेशा एक सीधी रेखा होता है। क्या होता है? सीधी रेखा होता है। यदि कोई वृत्ताकार तल क्षैतिज तल से 30 डिग्री व ऊर्ध्वाधर तल से 60 डिग्री के कोण पर अवनत हो, तो इसका पार्श्व अवलोकन एक सीधी रेखा होगी, जिसकी लंबाई वृत्ताकार तल के व्यास के क्या होगी? बराबर होगी, और यह प्रोफाइल तल पर प्राप्त होगी। सम्मुख दृश्य व शीर्ष दृश्य में क्या प्राप्त होगा? तो एक दीर्घवृत्त प्राप्त होगा। यदि कोई वृत्ताकार तल क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री के कोण पर हो और ऊर्ध्वाधर तल के साथ 60 डिग्री के कोण पर हो, तो सम्मुख दृश्य मतलब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में क्या प्राप्त होगा? दीर्घवृत्त प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर का यांत्रिक लाभ 2 है। यदि भार 100 न्यूटन है तो प्रयास कितना होगा? दोस्तों हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? भार बटे प्रयास के होता है। एडवांटेज कितना है? मैकेनिकल एडवांटेज ये दिया गया है 2। भार कितना है? 100 है। एफर्ट हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये एफर्ट इधर चले जाएगा, तो 2 से इसको काट देते हैं 50 बार में, तो एफर्ट कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइसोमेट्रिक व्यू में जो लाइनें आइसोमेट्रिक एक्सिस के समांतर नहीं होती उन्हें डैश कहते हैं। दोस्तों आइसोमेट्रिक व्यू में जो लाइनें आइसोमेट्रिक एक्सिस के समानांतर नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं नॉन आइसोमेट्रिक लाइन। क्या बोलते हैं उसे? हम नॉन आइसोमेट्रिक लाइन बोलते हैं। दोस्तों आइसोमेट्रिक व्यू में जो लाइनें आइसोमेट्रिक एक्सिस के समांतर नहीं होती है उन्हें नॉन आइसोमेट्रिक लाइन कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा? दोस्तों विभवांतर को हमको स्थिर रखना है और प्रतिरोध को कैसे करना है? आधा कर देना है। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है दोस्तों? V बराबर होता है IR के। होता है कि नहीं होता है? तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V/R। अब बोला है दोस्तों कि विभवांतर को स्थिर रखना है और प्रतिरोध को क्या करना है? आधा कर देना है। तो ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा? विभवांतर तो वही रहेगा, लेकिन प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा, मतलब R/2। R/2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है 2 ये ऊपर चले जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R इंटू 2 हो जाएगा। और V/R क्या हो जाएगा? क्या था दोस्तों? ये तो I का मान था V/R, तो यहाँ पे I रख दूं क्या मैं? तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R की जगह 2I आ जाएगा। तो जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को दर्शाता है या बताता है? तो वह नियम है दोस्तों हमारा ओम का नियम। ओम का नियम जो है ये चालक में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच के क्या को संबंधों को क्या करता है? बताता है। दोस्तों धारा और विभवांतर के बीच संबंध की खोज सर्वप्रथम जर्मनी के जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो है चालक के सिरों के बीच विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब V बराबर क्या हो जाएगा? IR के, जहां R क्या है? यहाँ पे एक नियतांक है, मतलब चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोनिक सेक्शन में अति परवलय हाइपरबोला प्राप्त करने के लिए सेक्शन प्लेन डैश होना चाहिए। दोस्तों कॉनिक सेक्शन में अति परवलय या हाइपरबोला प्राप्त करने के लिए जो सेक्शन प्लेन होना चाहिए ये शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष के क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष के समांतर। कॉनिक सेक्शन में अति परवलय हाइपरबोला प्राप्त करने के लिए सेक्शन प्लेन शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष के कैसा होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। तभी हमें क्या प्राप्त होगा? अति परवलय या फिर हाइपरबोला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पहिया और धुरी का यांत्रिक लाभ होता है। दोस्तों एक पहिया और धुरी का यांत्रिक लाभ जो होता है ये पहिया और धुरी के आकार पर निर्भर करता है। जो पहिया और धुरी होती है इसका यांत्रिक लाभ जो होता है ये पहिए और धुरी के आकार पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर जो है किसी भी कार्य करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं और इन निर्देशों को हम बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं इसे? हम प्रोग्राम बोलते हैं। दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम एक कंप्यूटर की भाषा है जो कंप्यूटर को सरल बनाने के लिए तैयार किया जाता है
और कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा कुछ ऐसे प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित कार्य करने में प्रोग्राम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। दोस्तों 25, एक वस्तु जो है इस पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? F इंटू डी होता है। तो 125 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 125 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। अब इसमें है क्या होगा? 625 जूल। अब देखिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हमको पता है कार्य को जो है जूल में व्यक्त किया जाता है। वाट में किया जाता है क्या? नहीं। पास्कल में किया जाता है क्या? नहीं। न्यूटन में किया जाता है क्या? नहीं। जूल में किया जाता है। तो डायरेक्ट हम लगा सकते थे बिना सॉल्व किए। ठीक है, अगर सॉल्व करना है तो वही कार्य बराबर F इंटू डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। बल का मान 125 है और डी का मान कितना है? 5 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है। दोस्तों सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय जो होता है ना, ये वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले होता है। कैसा होता है? 2 मिनट पहले। आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इस वजह से। ठीक है, क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा का प्रभाव होने पर चालक पर विभवांतर निम्नांकित से कितना होगा? दोस्तों 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा का प्रभाव होने पर चालक पर विभवांतर कितना होगा, ये हमसे पूछा है। हमको क्या दिया है दोस्तों? 100 ओम का प्रतिरोध दिया गया है और 2 एम्पीयर की धारा दी गई है। तो हम जानते हैं विभवांतर V बराबर क्या होता है? I इंटू आर के होता है। क्या होता है V बराबर? I इंटू आर। आई का मान कितना है दोस्तों? 2 है। आर का मान कितना है? 100 है। तो हमारा विभवांतर कितना निकल के आ जाएगा? 200 वोल्ट निकल के आ जाएगा। कितना? 200 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD होना चाहिए। दोस्तों सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD जो होना चाहिए ना, ये 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग आदर्श रूप से 0 होना चाहिए, परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। व्यावसायिक रूप से पीने योग्य जल का BOD जो होता है ये 3 से 5 ppm माना जाता है और व्यावसायिक रूप से पीने योग्य जल का POD 3 से 5 ppm माना जाता है। 2 बार रिपीट हो गया है, तो याद रखिएगा व्यावसायिक रूप से पीने योग्य जल का जो BOD होता है, मतलब जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जो होता है, ये 3 से 5 ppm माना जाता है। कितना? 3 से 5 ppm। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन है जो एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स तो है, लिनक्स भी है, बेयर धातु है, लेकिन पास्कल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95, 98, 2000, XP, विस्ता, यूनिक्स, लिनक्स, जेनिक्स आदि है। जबकि पास्कल कंप्यूटर की एक उच्च स्तरीय भाषा है जिसे सन 1968-69 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलस वर्थ द्वारा विकसित किया गया था। कुछ अन्य प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं पूछ ले तो जावा हो गया, एल्गोल हो गया, प्रोलोग हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, ये कुछ अन्य प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौर पैनल में डैश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। दोस्तों जो सौर पैनल होता है ना, इसमें सौर ऊर्जा जो होती है ये विद्युत ऊर्जा में क्या होती है? रूपांतरित होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सौर पैनल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। सौर सेल मुख्य रूप से सिलिकॉन उपधातु से बने होते हैं जो सूर्य की किरणों द्वारा उत्सर्जित फोटॉन को अवशोषित करते हैं और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बल्ब की शक्ति 40 वाट है, उसके द्वारा 100 सेकंड में वेग की गई ऊर्जा SI इकाई में ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको यहाँ पे शक्ति P का मान कितना दिया गया है? 40 वाट दिया गया है। समय कितना दिया गया है? 100 सेकंड दिया गया है। और हम जानते हैं ऊर्जा बराबर क्या होता है? E बराबर VIT के होता है।
VIT होता है कि नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमको ऊर्जा निकालना है। क्या विभवांतर हमको दिया गया है क्या दोस्तों? नहीं दिया गया है। धारा हमको दी गई है क्या दोस्तों? नहीं दी गई है। समय हमको दिया गया है क्या? दिया गया है। लेकिन हम एक चीज जानते हैं दोस्तों, P बराबर मतलब शक्ति बराबर क्या होता है? V इंटू आई के होता है। V इंटू आई के होता है। तो क्या VI की जगह मैं P लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने लग दिया P इंटू टी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको शक्ति तो दी गई है, समय भी दिया गया है। शक्ति कितनी है? 40 वाट है और समय कितना है? 100 सेकेंड है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4000 जूल निकल के आ जाएगा। कितना? 4000 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेखा वर्टिकल प्लेन के समांतर तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी कोण पर झुकी हुई है, सम्मुख दृश्य में प्राप्त होगा। मतलब फ्रंट व्यू में हमें क्या प्राप्त होगा? दोस्तों एक रेखा जो है ये वर्टिकल प्लेन के कैसी है? वर्टिकल प्लेन के समांतर है। ये वर्टिकल प्लेन के समांतर है और HP से किसी कोण पर झुकी हुई है। तो मान लीजिए इस प्रकार से झुकी हुई है। इसमें बनेगा नहीं सर अच्छे से चित्र दोस्तों, आप मान लीजिए वर्टिकल प्लेन के देखिए VK पे क्या है? समांतर है और HP से किसी कोण पर झुकी है। तो इसका जो फ्रंट व्यू होगा दोस्तों, ये वाला जो व्यू होगा, ये क्या होगा? फ्रंट व्यू। जब इधर सामने से देखेंगे तो हमको एक क्या नजर आएगा? एक रेखा नजर आएगा। कहाँ पे? वर्टिकल प्लेन में। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके सम्मुख दृश्य में झुकी हुई वास्तविक लंबाई के बराबर एक रेखा प्राप्त होगी जब कोई रेखा वर्टिकल प्लेन के समांतर होती है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी कोण पर झुकी होती है तब। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बिंदु से होती हुई रेखा जो अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है वह है। तो वह कोई बिंदु से होती हुई रेखा जो अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है उसे हम बोलते हैं वक्र रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? वक्र रेखा बोलते हैं। किसी बिंदु से होती हुई यदि कोई रेखा अपनी दिशा परिवर्तित करे तो वह वक्र रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्र रेखा कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताइए कितनी हो जाएगी? तो 6 अनुसूचियां है दोस्तों। कितनी? 6 अनुसूचियां। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार ने वन्य जीवों के अवैध शिकार और उसके हड्डी मांस तथा खाल के व्यापार पर रोक लगाने के लिए पारित किया था। इसमें 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग तरह से वन्य जीवों और पौधों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। अनुसूची 1 तथा 2 के द्वितीय भाग वन्य जीवों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें अपराध के लिए उच्च दंड क्या है? निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका और देख लेते हैं व्याख्या। अनुसूची 3 और 4 में जानवरों की वो प्रजातियां शामिल है दोस्तों जो संकटग्रस्त नहीं है। इसके तहत उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। किसके तहत? अनुसूची 3 और 4 के तहत। लेकिन अपराध के लिए दंड कम है इसमें। अनुसूची 5 में वह जानवर शामिल है जिन्हें कृमि माना जाता है, जिनका शिकार हो सकता है। अनुसूची 6 में दुर्लभ संरक्षित पौधों की खेती और रोपण पर रोक है। तो ये सभी अनुसूचियां आपको याद रखना है, 6 को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंपाइलर व इंटरप्रेटर्स किसके उदाहरण हैं? दोस्तों कंपाइलर व इंटरप्रेटर्स जो है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। किसके? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। दोस्तों कंपाइलर की यदि बात करें तो कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरे कंप्यूटर भाषा में क्या करता है? बदल देता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम है उसे हम बोलते हैं स्रोत भाषा। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्रोत भाषा बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर कंप्यूटर विज्ञान में द्विभाषी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक मशीन भाषा कार्यक्रम में उन्हें संकलित किए बिना प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों को सीधे कार्यान्वित करता है। कंपाइलर व इंटरप्रेटर्स जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या है? उदाहरण है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? दोस्तों लट्टू को घुमाना जो है ना, ये केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। किसका? केंद्राभिमुख बल का। वृत्तीय गति करते समय किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है और इस बल को हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। दोस्तों जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उसकी दिशा सदैव कहाँ होती है? वृत्त के केंद्र की ओर होती है और इसी बल को हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लट्टू का घूमना इसी बल का उदाहरण है। इस बल का दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ अन्य उदाहरण की बात करें तो कार का सड़क पर चलना मुड़ना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना,
साइकिल सवार द्वारा अपनी साइकिल मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित केंद्र की ओर झुका लेना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो अभिकेंद्री बल के उदाहरण हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? दोस्तों, जो मल्टीटास्किंग प्रणाली जो है ये एक से अधिक प्रक्रिया को क्या करती है? संदर्भित करती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मल्टीटास्किंग प्रणाली से आशय किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा एक समय में एक साथ कई कार्यों या प्रक्रियाओं के करने से है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? हमको दोस्तों पिस्तौल का वेग पता करना है। हमको दिया क्या गया है दोस्तों? हमको पिस्तौल का द्रव्यमान दिया गया है 3 किलोग्राम, गोली का द्रव्यमान दिया गया है 20 ग्राम और गोली का वेग कितना दिया गया है? 150 मीटर प्रति सेकंड। हम दोस्तों यहाँ पे उपयोग करेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? पिस्तौल का द्रव्यमान, पिस्तौल का वेग बराबर गोली का द्रव्यमान इंटू गोली का वेग। अब दोस्तों पिस्तौल का द्रव्यमान तो हमको 3 किलोग्राम दिया गया है, वेग हमको नहीं दिया गया, मतलब यही तो निकालना है। पिस्तौल का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो किससे भाग देंगे दोस्तों? 1000 से भाग देंगे। तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 0.02 किलोग्राम हो जाएगा। और पिस्तौल का गोली का वेग कितना है? 150 दिया गया है, तो 150 कर लेंगे। पॉइंट हटेगा दोस्तों तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे 5 बार में, 5 से काट देंगे 3 बार में और 3 से ये 3 कट जाएगा। तो वेग कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 1 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये प्रतिघाती है तो प्रतिघाती के लिए क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें क्या करना है? दोनों के संवेग को आपस में बराबर कर देना है, इससे हमारा डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान कितना है ये हमको बताना है। दोस्तों, हमको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? पहले जो ट्रक था वो 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा था, कितने किलो का था? 2000 किलोग्राम का। अब ये ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टक्कर के बाद जो है दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने लगते हैं। तो हमको कार का द्रव्यमान हमको बताना है। दोस्तों, यहाँ पे भी जो हम है संवेग संरक्षण के नियम का पालन करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। दोस्तों, संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है? संवेग संरक्षण का नियम बोलता है m1v1 प्लस m2v2 बराबर क्या हो जाएगा? कुल द्रव्यमान इंटू वी के वेग के। अब दोस्तों, जो ट्रक का किलो द्रव्यमान है वो कितना है? 2000 है। तो 2000 किलोग्राम ट्रक का द्रव्यमान इंटू वेग कितना था ट्रक का? ये था 10 मीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई प्लस कार का द्रव्यमान हमको पता है क्या? नहीं। तो कार का द्रव्यमान m2, लेकिन कार का वेग कितना हो गया? 8 मीटर हो गया। तो 8 से हम क्या कर देंगे? कार का वेग पहले कितना था? कार का वेग पहले जो था वो था 0। कार तो खड़ी थी वहां पे, तो कार का वेग तो 0 था। तो पहले कार का वेग कितना था? 0 बराबर द्रव्यमान कितना है? ट्रक का 2000 है, कार का हमको निकालना है। और टक्कर के बाद दोनों की स्पीड कितनी, वेग कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बराबर। अब दोस्तों, इस 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 16,000 हो जाएगा प्लस 8 का m2 में, तो 8 m2 हो जाएगा। क्लियर? इतना हो जाएगा। अब दोस्तों, 20,000 में 16,000 जाएंगे तो बचेगा कितना? 4,000। 4,000 बराबर 8 m2 के। 8 से काट देंगे, 8 पंचे 40, 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य। तो द्रव्यमान कितना निकल के आ गया हमारा? 500 किलोग्राम निकल के आ गया। किसका? कार का द्रव्यमान। क्लियर है? बहुत इजी तरीके से समझाया दोस्तों हमने, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश द्वारा स्थिति सहायता का प्रतिनिधित्व किया जाता है।
दोस्तों किसके द्वारा स्थिति सहायता का प्रतिनिधित्व करा किया जाता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। सी के द्वारा जो है स्थिति सहायता का क्या किया जाता है? प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्थिति सहायता का प्रतिनिधित्व किया जाता है, हमने बता दिया ये है स्थिति के लिए। यदि सकेंद्रिता बोल दे तो ये सकेंद्रिता है, गोलीता पूछ ले तो ये गोलीता है, वृत्ताकार पूछ ले तो ये वृत्ताकार के लिए है, चपटापन पूछ ले तो ये चपटापन का प्रतीक है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से देश थी। दोस्तों एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति जो थी ना, ये पूरी तरह से कैसी थी? तो मैकेनिकल थी। कैसी थी? मैकेनिकल थी। एक पुराने मॉडल की लोलक घड़ी पेंडुलम क्लॉक जो है वह जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चालन एक लोलक की सहायता से होता था, यह पूरी तरह से मैकेनिकल थी और इसका आविष्कार सन 1656 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। जो पेंडुलम घड़ी थी दोस्तों, इसका आविष्कार किसने किया था 1656 में? तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे हल्की पेंसिल कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की पेंसिल जो है वो है एच पेंसिल। एच पेंसिल जो है दोस्तों ये सबसे हल्की पेंसिल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे हल्की पेंसिल जो होती है वो होती है एच पेंसिल। ठीक है, वेरी सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल पूछ लिया आपसे तो आपको बताना है क्या क्या। तो वेरी सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है 8B से लेके 3B तक के, और मार्किंग इसमें डार्क तरीके से लिखा जा सकता है। मीडियम ग्रेड की बात करें तो मीडियम ग्रेड की पेंसिल होती है दोस्तों 2B से लेके 2H तक के। 2B, B, F, HB, H, 2H, ये मीडियम ग्रेड की मतलब मीडियम ग्रेड की पेंसिल है। वेरी हार्ड ग्रेड की बात करें तो 3H से लेके 9H तक। 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H, ये सबसे लाइटेस्ट होती है दोस्तों। इससे मतलब सबसे लाइट लाइन खींचना है तो इनका प्रयोग करते हैं, सबसे डार्क खींचना है तो इनका प्रयोग करते हैं, मीडियम खींचना है तो इनका प्रयोग करते हैं। और ये होती है वेरी हार्ड ग्रेड की, ये वेरी सॉफ्ट ग्रेड की, ये मीडियम ग्रेड की और ये वेरी हार्ड ग्रेड की। तो सबसे हल्की पेंसिल कौन सी है? तो एच पेंसिल जो होती है ये सबसे हल्की पेंसिल होती है। सबसे हल्की पेंसिल होती है कौन सी? एच पेंसिल। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। तो किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए करते हैं? तो ये है हमारा इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों जब ड्राइंग में विभिन्न लाइनों के बीच किसी एक लाइन को अन्य लाइन को क्षति पहुंचाए बिना मिटाना होता है, तब इस स्थिति में इरेजिंग शील्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो संकेत का उपयोग है किस विद्युत सर्किट में किया जाता है? दोस्तों ये जो विद्युत संकेत दिया गया है ना, इसे हम बोलते हैं रियोस्टेट। ये क्या है? रियोस्टेट। इसका उपयोग जो है किसी विद्युत सर्किट में किया जाता है। दोस्तों रियोस्टेट संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में रियोस्टेट के लिए किया जाता है। रियोस्टेट एक प्रकार का परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है जिसे किसी भी विद्युत परिपथ में लगाने पर इससे परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किसके सहायता से? रियोस्टेट की सहायता से। इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में धारा के मान को या बढ़ाया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। इसे धारा नियंत्रक भी कहा जाता है। किसे? रियोस्टेट को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उक्त प्रतीक डैश का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो प्रतीक है दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं इसे? हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक इस प्रकार है। ये है हमारा वोल्ट मीटर। इस प्रकार से दिख जाए इसे बोलते हैं प्रतिरोधक। इस प्रकार से आपको दिख जाए प्लस माइनस वाला तो इसे बोलते हैं विद्युत सेल। एमीटर का प्रतीक ये होता है। परिवर्तनीय प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक का प्रतीक ये होता है। और विद्युत सेल का बोले तो ये विद्युत सेल का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कंप्यूटर में असेंबलर होता है। दोस्तों जो कंप्यूटर में असेंबलर होता है ना, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करने हेतु यंत्रवत करता है। असेंबलर क्या करता है? ये असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। ठीक है, तो असेंबलर की बात करें तो असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में क्या किया जाता है? बदला जाता है। ठीक है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? तो असेंबलर बदलता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित प्रतीक किसका आरेख है? दोस्तों ये जो प्रतीक है ये किसका है? तो इसे हम बोलते हैं आयरन कोर इंडक्टर। ये जो प्रतीक है किसका है? आयरन कोर इंडक्टर का है। चित्र में प्रदर्शित आरेख आयरन कोर इंडक्टर का प्रतीक है। वेरिएबल इंडक्टर पूछ ले तो ये जो प्रतीक है वेरिएबल इंडक्टर का है। टैप्ड इंडक्टर बोले तो ये टैप्ड इंडक्टर का है। आयरन कोर इंडक्टर ये हमने अभी बता दिया आपको। फिक्स्ड इंडक्टर बोले तो ये फिक्स्ड इंडक्टर का क्या है? आरेख है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुरक्षा उद्देश्य के लिए
विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है एमसीबी का क्या होता है? पूर्ण रूप होता है। दोस्तों सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? दोस्तों विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये प्रयोग करते हैं विंडोज लोगो की प्लस एल का। विंडोज लोगो की प्लस एल का प्रयोग करते हैं पीसी को लॉक करने के लिए। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए विंडोज लोगो कुंजी प्लस एल शॉर्टकट कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस के का उपयोग अक्सर वेब पेज में हाइपरलिंक जोड़ने, संपादित करने, संशोधित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस के बटन का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी? यूनिट में हमको बताना है। प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा की यूनिट बताना है। दोस्तों हम जानते हैं वे ऊर्जा बराबर क्या होता है? वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000 के। दोस्तों वाट कितना है? 100 वाट का बल्ब है। हावर कितना है? 8 घंटे प्रतिदिन। तो एक दिन में बोला है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में एक दिन में 8 ही घंटे चलता है। ठीक है, और उसके बाद 1000 से भाग दे देंगे, तो एक दो से कट जाएगा। तो 8/10 मतलब 0.8 यूनिट की खपत होगी एक दिन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये थे आज के सारे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।